गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। जो एमपीपीएससी मेंस का थर्ड पेपर जो सबके लिए बहुत बड़ी इम्पेडेंस है, बाधा है, उसके लिए मैं एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ 3 मार्कर सीरीज। और उसके 3 दिन 3 सीरीज़ हो गई हैं। 15 क्वेश्चन पर डे का टारगेट है और आज से दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, तो पूरे दिसंबर में हम 3 मार्कर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे और सभी को सारे यूनिट्स को टच करते हुए चलेंगे। देन उसके बाद हम 5 मार्कर पे जंप करेंगे, देन 11 मार्कर पे। तो इस तरीके से आपका जो पेपर 3 है ना, वो पूरे जो जितने भी 6 पेपर के ऊपर एकदम ऐसा होगा कि उस पर आपकी मजबूत पकड़ हो जाएगी और आपको अलग से कॉन्फिडेंस दिलाएगा। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं। 45 क्वेश्चन हो गए थे और आज 46वां है, 60 करेंगे, आज 60 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है 46वां क्वेश्चन? न्यूटन का शीतलन नियम। एक बात और भी, जो ये 3 मार्कर कंप्लीट कराए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस 3 मार्कर के हिसाब से ही आपको फैक्ट दिए जा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा जहाँ पे हो पा रहा है, जहाँ पे उम्मीद है, संभावना है कि 5 मार्कर भी बन सकता है, तो वहाँ पे एज अ 5 मार्कर एक्सप्लेन किया गया है, बस उनको कम शब्दों में किया गया है। तो आप वहाँ पे 5 मार्कर भी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ज़्यादा शब्दों में लिख सकते हो, वो मैं बताती चलूँगी। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहलाता है? समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती यानी कि अगर दर जैसे कि दाब अनुक्रमानुपाती होता है किसके? गलनांक के। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर दाब बढ़ेगा तो गलनांक भी बढ़ेगा, सेम हो जाएगा। अगर दाब घटेगा तो गलनांक भी घटेगा। ये मैंने एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर किसी कप में चाय रखी हुई है सॉरी अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन बाहर का जो मौसम है, ठंडी में रात में 12 बजे कोई चाय पी रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे मान लेते हैं हम कि 9 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है और जो चाय का टेम्परेचर है वो लगभग कितने हो सकता है? 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये जो ठंडे होने की दर है, चाय जितना ज़्यादा इनके मध्य जो तापांतर रहेगा वो उतना ज़्यादा जल्दी से ठंडा होगा। लेकिन धीरे धीरे जब चाय ठंडी होती जाएगी और ये टेम्परेचर इधर ट्रांसफ़र होता जाएगा, अब ये 70 से बचा यहाँ पे लगभग 45 और ये इधर जो ट्रांसफ़र हो गया तो इसका बढ़ गया है ना, जोड़ लेना जितना भी बढ़ा। मान लीजिए यहाँ पे भी लगभग 40-45 हो गया। तो इस तरीके से जो अब चाय और धीरे धीरे मतलब ठंडी होगी। तो यही बताया गया है इसमें कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु जितनी ठंडी होती जाएगी, वही बात है, ठंडी होने की दर उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है। ये पहला नियम है न्यूटन का शीतलन नियम। अब किर्चहॉफ का नियम एक होता है। ये एक शब्द में, एक सेंटेंस में इन्होंने बताया कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये इनका नियम है कि इनका किर्चहॉफ का नियम, कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। और हम सबको पता है कि जो ब्लैक कलर होता है, काली कलर की जो जितनी भी वस्तुएं होती हैं अच्छी अवशोषक होती हैं। जैसे कि जो कहते हैं कि गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनो। क्यों नहीं पहनो? क्योंकि वो सूर्य की जो ऊष्मा होती है, ऊर्जा का मतलब, वो अच्छे तरीके से अवशोषित कर लेती हैं, तो उसकी वजह से हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। इसीलिए गर्मियों में लोग वाइट टी शर्ट मतलब वाइट कलर के कपड़े या फिर लाइट कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो काली वस्तु अच्छी अवशोषक होती है और जो चूँकि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, अतः काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, क्योंकि अच्छी अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो काली कलर के जितने भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा उत्सर्जित भी करेंगी। यानी कि अगर काले कलर की किसी भी वस्तु को, ब्लैक कलर के किसी भी वस्तु को किसी अंधेरे कमरे में आप रखेंगे गर्म करके, तो वह ज़्यादा चमकदार होगी। ठीक है, ये बताने की कोशिश, इसमें ये किर्चहॉफ का नियम कहलाता है। देन तीसरा है स्टेफन का नियम। स्टेफन का नियम है किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता यानी ई उसके परम ताप T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता उसके परम ताप T यानी कि उसके ताप के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता उसके ताप के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। एक तरीके से ये है कि अगर ताप किसी वस्तु का बढ़ता जाएगा तो उसकी उत्सर्जन क्षमता उसके 4 गुना बढ़ती जाएगी, ऐसा है। ठीक है।
देन है 49 क्वेश्चन गलनांक। अब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गलनांक क्वथनांक मैंने लिया है, लेकिन संघनन हो गया और वाष्पीकरण से बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वही मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ। तो गलनांक, जिस निश्चित ताप पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। एक ऐसा कोई निश्चित ताप होगा जिस पर बर्फ जो होगा, जो कि ठोस अवस्था में रहता है, वह द्रव में या फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा। तो ऐसा जो निश्चित ताप होता है जिस पे कोई ठोस पदार्थ अपने द्रव अवस्था में चेंज होता है, उसी ताप को क्या कहते हैं, उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। और ये जो गलनांक होता है अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। और गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, जिनको जब हम पिघलाएंगे या फिर जिनको हम टेम्परेचर देंगे तो द्रव में जब बदलेंगे तो सिकुड़ेगा, जैसे कि बर्फ एग्जाम्पल है। तो उन पर, ऐसे पदार्थों पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा कि दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ेगा, यानी अनुक्रमानुपाती होता है दाब गलनांक के, और दाब घटाने पर गलनांक भी घटेगा, ठीक है। ये चीज़ अभी समझ नहीं होगी, दोबारा समझाती हूँ। और जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं, जैसे घी जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब कि ठंडियों में जम जाता है, लेकिन उसको हम जब टेम्परेचर ताप देंगे और वो गर्म होगा तो वो पिघल के फैलता है ना। तो ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर फैलते हैं, तो उन पर दाब का क्या असर होता है, उल्टा असर होता है, कि अगर दाब उन पर बढ़ाएंगे तो गलनांक मतलब कि कम होगा, और अगर दाब घटाएंगे तो गलनांक ज़्यादा होगा। इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। देखो, जैसे क्या बोला है कि दाब का प्रभाव क्या होता है, कि जो पदार्थ, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो पहले ठोस अवस्था में रहते हैं, उनको जब हम टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, तो वो द्रव अवस्था में बदलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, बर्फ़ को जब हम गर्म करेंगे तो वह पानी में, द्रव में बदलेगा, तो वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। बर्फ़ पहले ठोस अवस्था में लाइक ऐसे है, उसको जब हमने गर्म किया तो वो पानी में बदल के थोड़ा सा मतलब कि कम आयतन लेगा वो। तो ऐसे पदार्थ जो ठोस पदार्थ जो पिघलाने पे द्रव अवस्था में होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, मतलब पहले से कम आयतन ग्रहण करते हैं, उन पर दाब का सीधा असर पड़ता है, उल्टा असर नहीं। यानी दाब अगर बढ़ेगा तो वो गलनांक भी बढ़ेगा, दाब घटेगा तो गलनांक भी घटेगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो कि द्रव में बदलने पर, जब हम टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, तो द्रव में बदलने पर फैलता है, जैसे कि घी। तो उनका दाब का क्या होता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ेगा तो गलनांक कम होगा, दाब घटेगा तो गलनांक ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वथनांक पर। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, और इसी निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एक ऐसा निश्चित ताप जिस पर द्रव वाष्प में बदलता है, इसको द्रव का क्वथनांक कहते हैं। एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक चीज़ बतानी, हाँ मैं भूल गई, कि जो गलनांक का दाब पर प्रभाव, दाब का प्रभाव गलनांक पर तो मैंने बता दिया, लेकिन अशुद्धि का प्रभाव मैंने नहीं बताया। तो अशुद्धि अगर बढ़ेगी तो गलनांक कम होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और है ना, गलनांक के। और अगर अशुद्धि कम होगी तो गलनांक बढ़ेगा, और ज़्यादा होगी तो गलनांक घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप रट लेना तो वैसे ही समझ आ जाएगा। क्वथनांक क्या होता है, कि ऐसा कोई निश्चित ताप जिस पर द्रव वाष्प में बदलता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। द्रव क्वथनांक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और अशुद्धि भी। यानी कि अगर हम अगर दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, और दाब घटाएंगे तो क्वथनांक घटेगा। अशुद्धि बढ़ाएंगे किसी भी वस्तु में तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा, और अशुद्धि घटाएंगे तो क्वथनांक कम होगा। तो ऐसा कैसा आपको रट लेना है, लिख लेना है कॉपी में। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, नियत ताप पर, यानी टेम्परेचर जो है वो नियत है, मतलब कि स्टेबल है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। यानी कि जब टेम्परेचर नियत है, तो पदार्थ की अवस्था में किसी भी, जैसे बर्फ़ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें, बर्फ़ को हमें द्रव में या फिर गैस में सीधे बदलने के लिए जिस टेम्परेचर की आवश्यकता होगी वो क्या होगी, उसकी गुप्त ऊष्मा। और इसका SI मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम, ठीक है। जल के लिए मतलब कि जल को वाष्प में बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये आप फैक्ट ऐड कर देना। वाष्पीकरण,
द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण होता है। ये तालाब है और ये तालाब तो चारों तरफ से खुला होता है, तो धीरे धीरे मतलब कि ऐसा इतना धीरे द्रव का वाष्पीकरण होता है कि पता नहीं चलता है। गर्मियों में पता चलता है कि धीरे धीरे तालाब सूख गया, लेकिन वैसे नॉर्मली जब वाष्पीकरण होता है तो पता नहीं चलता है। और हाँ, मैं एक दो चीज़ें बतानी भूल गई यहाँ पे कि वाष्पीकरण पर कुछ चीज़ों का प्रभाव मतलब निर्भर किस किस पर करता है। तो ऊपर से अगर तेज़ हवा चल रही है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और ताप ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। ये एक दो प्रभाव है, लिख लेना आप लोग। तो यह प्रक्रिया द्रव के क्वथनांक से पूर्व होती है। यानी क्वथनांक मतलब हो गया कि जब द्रव जैसे कि द्रव है तो उबल कर वह भाप में बदलता है, तो वो बहुत तीव्र वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन जो वाष्पीकरण होता है वह क्वथनांक वाला जो ताप होता है उससे जस्ट पहले वाली प्रक्रिया वाष्पीकरण होती है। ठीक है। आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? समान ताप पर वायु के उसी आयतन में, यानी कि कोई समान ताप वही है, वायु के उसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, ठीक, तथा उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने हेतु आवश्यक जलवाष्प की मात्रा का अनुपात क्या होता है? आपेक्षिक आर्द्रता होता है। समान ताप पर समान वायु के उसी आयतन में जो भी जलवाष्प उपस्थित है उसकी मात्रा तथा उसी आयतन की जो जितना वायु का आयतन है उस वायु को संतृप्त करने के लिए, सैचुरेट करने के लिए जितनी जलवाष्प की आवश्यकता होगी उसकी मात्रा का अनुपात क्या होता है? आपेक्षिक आर्द्रता। और इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता को किस में व्यक्त करते हैं? प्रतिशत में। और हाइग्रोमीटर जो होता है आपेक्षिक आर्द्रता का मापक यंत्र है। दो फैक्ट अलग से, एक तो डेफिनेशन दे दिया हमने कि आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, और हमने ये बता दिया कि हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता को मापने का मापक यंत्र है और इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। और नियत जलवाष्प में ये भी बता दिया कि ताप और अपेक्षिक आर्द्रता के बीच संबंध क्या है, तो सीधा संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो अपेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो अपेक्षिक आर्द्रता भी कम होगी। कब? नियत जलवाष्प, यानी जलवाष्प स्टेबल है तब। देन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी के दो नियम हैं, तो ये प्रथम नियम है। देखो, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम 3 मार्कर में है अलग से, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम 3 मार्कर अलग से। लेकिन ये 5 मार्कर में ये बोल सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के दोनों नियम को बताइए या फिर सीधे ऊष्मागतिकी के नियम को बताइए, तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे 5 मार्कर में। बट यहाँ पे 3 मार्कर के लिए पूछा गया है तो एक ही आ सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का पहला बात तो ये करता क्या है, बताता क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण का प्रदर्शन करता है। क्या? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण का प्रदर्शन करता है, और यह बताता है कि किसी भी निकाय की ऊष्मा या फिर किसी भी वस्तु, निकाय यानी वस्तु की ऊष्मा 2 कार्यों में खर्च होती है, व्यय होती है। पहली, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे उसकी ताप बढ़ती है। तो पहला क्या होता है, किसमें खर्च होती है, यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताता है कि किसी भी निकाय की ऊष्मा 2 कार्यों में व्यय होती है। पहला कहाँ, तो उस निकाय या उस वस्तु की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में। आंतरिक ऊर्जा वृद्धि होगी तो वस्तु का ताप बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा, बाह्य कार्य करने में। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो गया। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। देखो, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बता रहा था कि ऊष्मा के संरक्षण को कैसे है ना, कि संरक्षण की बात कर रहा था। और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ऊष्मा के प्रवाह होने की दिशा को व्यक्त करता है। तो इनमें भी 2 मतलब बताए गए हैं कि केल्विन ने के अनुसार उन्होंने क्या कहा और क्लासियस ने क्या कहा। तो केल्विन ने कहा कि ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है। केल्विन ने कहा कि ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है। क्लासियस ने क्या कहा कि ऊष्मा कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। यानी ऊष्मा का एक रूल है, ताप के अंतर के कारण ही ऊष्मा प्रवाहित होती है। कल हमने पढ़ा था, स्थानांतरित होती है। लेकिन उसका रूल ये है कि अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर जाएगी। वही उन्होंने क्लासियस ने बताया है कि ऊष्मा कम ताप वाली वस्तु से अधिक ताप वाली वस्तु की ओर नहीं जाएगी, बल्कि वो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर जाएगी। तो ये हो गया ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश पहली बात तो एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है, और ये अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक।
प्रकृति इसकी कितनी कैसी होती है? द्विप्रकृति। प्रकाश की प्रकृति द्विप्रकृति होती है, एक तो तरंग प्रकृति होती है और एक कण की प्रकृति। तरंग प्रकृति को किसने दिया? क्रिस्टियन हाइगेंस ने दिया, और कण की प्रकृति को, जिसे फोटॉन सिद्धांत के आधार पर बताया गया, आइंस्टीन ने दिया। अब ये सीधे 3 मार्कर में इनके अंदर भी पूछा सकता है कि सीधे सीधे एक शब्द में उत्तर दिया जा सकता है कि तरंग सिद्धांत, प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। प्रकाश की कण प्रकृति या फोटॉन सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। ये सीधे 3 मार्कर में, क्योंकि लास्ट टाइम 2020 का मेंस का पेपर देखेंगे तो सीधे 3 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन साइंस में पूछे गए हैं कि क्वेश्चन दिया, बस उसका आंसर एक शब्द में दो, 3 में 3 पाओ, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब साइंस में कुछ कहानी तो लिखनी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अंदर से भी पूछी जा सकती हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चंस, प्रकाश विद्युत प्रभाव ये अलग है, और क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या किसने दी? तो आइंस्टीन ने। मैंने, और किसके द्वारा? फोटॉन सिद्धांत के द्वारा। तो मैंने दोनों को एक साथ कर दिया कि अलग अलग पूछ सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने दी? तो आइंस्टीन ने। क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या किसने दी? आइंस्टीन ने। आधार फोटॉन सिद्धांत। बस आइंस्टीन लिख दोगे तब भी 3 में 3 मिलेंगे, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बता दी कि फोटॉन सिद्धांत के आधार पर इन्होंने व्याख्या दी। प्रकाश के वेग की गणना किसने की सबसे पहले? तो रोमर ने। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की? रोमर ने। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश धूल तथा अन्य अत्यंत सूक्ष्म किरणों से युक्त माध्यम से गुजरता है तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यहाँ पे धूल है, कोई माध्यम है, आ रही हैं, लेकिन इनके द्वारा ना प्रकाश ऐसे वितरित हो जाता है। धूल कण या फिर जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं, तो जब कोई प्रकाश ऐसे माध्यम से, किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहाँ पर बहुत धूल कण हो या फिर कोई भी सूक्ष्म कण किरणों से युक्त माध्यम हो, तो वहाँ पे प्रकाश को इन कणों के माध्यम से अन्य दिशाओं में, सभी दिशाओं में प्रसारित कर दिया, संचारित कर दिया जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैलाव या फैलना। अब ये प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त होती है, सबको पता है, विबग्योर जिसको बोलते हैं। तो बैगनी रंग और लाल रंग, प्रभाव क्या पड़ता है? बैगनी रंग का जो प्रकाश होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण होता है कि जो हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में जो रेड लाइट होती है, उसको हम लोग रोकने के लिए रेड लाइट का यूज़ करते हैं, क्योंकि रेड लाइट का जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, फैलाव कम होता है, तो वो अच्छे से दिखता है, फोकस्ड वे में दिखता है, तो दूर से ही रेड कलर हम देख सकते हैं, है ना। तो ये रीजन हो गया। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। प्रकाश का परावर्तन क्या है? अब इसको, ये जो मैंने विथ फिगर पूरा बताया है, ये 5 मार्कर में भी, 1 मिनट, 5 मार्कर में भी लिख दोगे तो 5 में 5 मिलेंगे, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाती है। परावर्तन, प्रकाश के किसी पृष्ठ से या प्रकाश की किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, अब जैसे मैंने 3 मार्कर के माध्यम से लिखा है, 3 मार्कर के लिए तो बहुत कम शब्दों में लिखा है, लेकिन अगर 5 मार्कर में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे कि प्रकाश का किसी परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। 2 नियम है इसके, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण। आपतित किरण किसी, जैसे आपतन बिंदु पर आपतित किरण पहला, अभिलंब दूसरा एवं परावर्तित किरण, ये है आपतित किरण, ये मतलब आपतन बिंदु है यहाँ पर। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण यहाँ पे आई और यहाँ से परावर्तित हुई परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या है? प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। और दूसरा है कि जो आपतन कोण है वो बराबर होगा परावर्तन कोण के। आपतन कोण ये है, ये, और परावर्तन कोण ये है, ये दोनों जो हैं बराबर होंगे। तो ये दोनों नियम हो गए प्रकाश के परावर्तन के। तो प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम 5 मार्कर में भी आ सकते हैं, 3 मार्कर में भी, और प्रकाश की पूरी एक्सप्लेन करने के 11 मार्कर में भी आ सकता है। तो आज हो गया लगभग 60 क्वेश्चन पूरे। और आप लोगों को देख के पता लग रहा होगा कि हाँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रही हूँ या जो भी है, और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट ला के दे रही हूँ कि 3 मार्कर में, क्योंकि इतना हम नहीं लिख सकते हैं जितना मैं यहाँ पे दे रही हूँ, उससे कम ही लिखेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं होती ना, इतना टाइम होता है।
तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाए, और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।